हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी दोस्तों को मेरी ओर से नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी दोस्त हमारे स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज फिर हम आपके साथ हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे लेबर लॉ के बारे में। लेबर लॉ क्या होता है और क्या है कि संविधान में कहाँ इसकी रेलिवेंसी है, जो कि इसके संविधानिक जो प्रावधान है वो किस किस आर्टिकल में है। तो पहले हम बात करेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, बात करें हम 1948 या 1950 की बात करें तो लगभग क्या है कि 75 ईयर्स बीत चुके हैं। आप इस चीज का तर्क लगाइए, आज जो आप कहीं भी काम कर रहे हैं, कहीं भी चाहे कि फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या कि सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं, कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि कितना शोषण होता है आपके साथ। समय पर आपको वेतन ना देना और क्या मनमाने तरीके से काम करवाना, जो काम आपका नहीं बनता है, जिस कारण से आपको भर्ती करवाया किया गया है, अर्थात आपको क्या है कि ज्वाइनिंग जो भी आपकी एंट्री हुई है तो वो किस काम के लिए हुई है, लेकिन वो काम ना करवा करके उल्टे सीधे काम करवाना, जहां तक के क्या शारीरिक शोषण भी करते हैं। जहां महिलाएं काम करती हैं, महिलाओं के साथ भी ऐसा होता है, गलत होता है। जो लगभग आप देख रहे हैं कि जो अपने रैंक का फायदा लगा लेकर के बहुत से काम करते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी के बजाय 12 घंटे की ड्यूटी ले लेते हैं, 18 घंटे की ड्यूटी ले लेते हैं। और वेतन और भत्तों की कटौती भी जो की जाती है मनमाने तरीके से की जा रही है। किसी को बताया नहीं जा रहा है कि आपके वेतन और भत्तों की कटौती किस कारण से की गई है, किस नुकसान के कारण की किया जा रहा है। और क्या है कि जो आपकी विश्राम दिन बनता है, जो कि मेरी अपना क्या है कि एक हफ्ते के एक सप्ताह में जो आपका विश्राम दिन बनता है, यदि आप लगातार 48 घंटे की ड्यूटी करते हैं तो 8 घंटे का आपका क्या विश्राम दिवस बनता है, जो कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार, जो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि आज भी इतना शोषण किया जा रहा है। तो आप 75 साल जहाँ से इससे पहले की बात करें तो कितना शोषण होता होगा मजदूरों का और कितना शोषण होता होगा गरीब जनता का। इस कारण से क्या है कि देश के अंदर काफी बड़ी अशांति फैली जा रही, जैसे नक्सलवाद हुआ और कोई आतंकवाद उग्रवाद, क्या है कि जो कि गलत चोरियां होगी, मर्डर केस ऐसे होता था। जब मनमाने तरीके से काम करवाना, किसी से मजदूरी नहीं देनी, कुछ नहीं देना, तो क्या करेंगे वो अपनी आवाज को उनकी आवाज को दबा देना, मजदूरों की आवाज को दबा देना। और क्या है कि उसके बाद क्या होगा, यही तो होगा ना, कोई नक्सली बन जाएगा, कोई क्रिमिनल बन जाएगा, कोई ऐसा हो जाएगा। हो सकता है अपना बदला लेने के लिए क्या है कि वो किसी का मर्डर कर दे। है तो वह तो नुकसान ही है ना, सोसाइटी के लिए तो खराबी है ना, चाहे उसने अपने मतलब अच्छे काम के लिए किया हो, लेकिन क्या है कि है तो सोसाइटी के लिए क्या है कि इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं, जो एक शर्मनाक बातें होती हैं। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए क्या है कि श्रम कानूनों का जन्म होता है। अभी बताएंगे हम श्रम कानूनों की संविधान में इसकी कहाँ रेलिवेंसी है, क्योंकि संविधान कोई भी एक्ट या कोई भी कानून बनाया जाता है, उसकी रेलिवेंसी क्या संविधान के अंदर होनी चाहिए और होती है। तो जो फंडामेंटल राइट्स कहते हैं हम लोग, क्या मौलिक अधिकार है, जो संविधान का पार्ट नंबर भाग नंबर 3 है, जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक का प्रावधान करता है, जो क्या है कि आपके क्या फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। तो इसका क्या है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 से लेकर के 24 तक है, कि शोषण जिसके होता है तो उसके विरुद्ध अधिकार होते हैं। और इसका जो अनुच्छेद 23 है वो क्या बताता है कि बलात् श्रम से संबंधित जो भी शोषण होता है, इसको शोषण को रोकने के लिए और इन मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए, या इन मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, इन आर्टिकलों को मद्देनजर रखते हुए श्रम कानूनों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है और इनका जो जन्म होता है। और इसका एक आर्टिकल और है, जो आर्टिकल 43 है, जिस आर्टिकल का नाम है कि लिविंग वेजेस एटसेट्रा फॉर वर्कर्स, कर्मकारों के लिए क्या निर्वाह मजदूरी आदि को नियत करना, यानी कि उसको लागू करवाना, जो आर्टिकल 37 से लेकर के 51 तक की बात करता है। तो ये तो मौलिक अधिकार हो गए। और यह है कि इसमें क्या है कि जो 43 है ये बताता है कि इनके लिए क्या है कि जो राज्य होता है, जो सरकार होती है, तो वो क्या है कि इसके इनको लागू करवाने का प्रयास करेगी, प्रयत्न करेगी, कि जो 43 जो आर्टिकल है इसका रेलिवेंसी जिसमें मिलती है। दोस्तों, 2 भाग है संविधान के, मैं छोटी सी बात बताता हूँ। एक भाग नंबर 3 है, एक भाग नंबर 4 है। जो भाग नंबर 3 क्या, वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। भाग नंबर 4 क्या करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशित तत्वों के बारे में बात करता है। इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि जो भाग नंबर 3 है ये फोर्सेबल है। आप मेरे की कहीं भी आपके साथ गलत होता है और ऐसा कोई शोषण होता है, कुछ भी होता हो, तो आप क्या है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी क्या है कि वो दावा कर सकते हैं
और आपकी सुनवाई होगी। लेकिन क्या है कि जो भाग नंबर 4 है ये मतलब कि इनफोर्सेबल है, ये फोर्सेबल नहीं है, ये मतलब इसके लिए आप दावा नहीं कर सकते। सरकार की मर्जी करे करे ना करे ना करे, जिसको मैनिफेस्टो बनाना जो मर्जी बनाते रहे, लेकिन क्या कि लागू करें या ना करें, बता देंगे भाई हमारे पास पैसा नहीं है। अभी हम श्रम कानूनों की बात करते हैं, जो लेबर लॉ क्या क्या होते हैं। दोस्तों लेबर लॉ में कई प्रकार के कई किस्म के क्या एक्ट हैं, जो छोटे छोटे माइनर एक्ट हैं कि जो कि हम पढ़ते हैं। जैसे मान लो कि वेतन भुगतान भुगतान अधिनियम 1936 के बारे में बताता है कि जो वेतन भुगतान किया जाएगा, डेट किया जाएगा, किस कारण से किया जाएगा, जो इसकी कटौती की जाएगी, कहाँ से की जाएंगी, और क्या है कि ये इससे संबंधित और इसका रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा कि जो भी वेतन भत्तों की कटौती की जाएगी, जो कुछ भी हो, चाहे एडवांस ले रखा हो, चाहे लोन ले रखा हो, कोई भी पैसा ले रखा हो, तो उसका क्या है कि रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, जो इसकी सेक्शन नंबर 13 बताती है, ए बताती है 13, सेक्शन नंबर 13 ए बताती है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स, कि क्या है कि कितना वेतन दिया गया, कितने दिन का दिया गया, और किस कारण से क्या हुआ, कैसे क्या है, और उससे क्या है कि जो कि कर्मकार के, एम्प्लॉय के और क्या एम्प्लॉयर का, जो दोनों का आपस का ये जिनका जो प्रोसीजर बनता है रजिस्टरों का मेंटेन करना और कार्ड का मेंटेन करना, तो जो ये एक्ट हो गए। दूसरा हो गया न्यूनतम मजदूरी एक्ट, यानी अधिनियम, जो है कि जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, इसमें क्या है जो घंटों को नियत किया गया कि कितने घंटे की आपकी ड्यूटी होगी, कैसे क्या है, तो ये भी 1948 का जो अधिनियम है, तो ये भी क्या बात करता है, ये भी एक सेक्शन बात करता है, जो सेक्शन नंबर 18 है, और रजिस्टरों और अभिलेखों का रख रखाव, यानी मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स, जो मेरी इस सेक्शन के तहत क्या होगी कि जो भी कर्मकारों से संबंधित होगी, जो भी उनकी वेतन से संबंधित होगी, कुछ भी है, वो क्या है कि सारा मेंटेनेंस रखेगा। तो ये भी बात करती है कि मैं ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये लॉज हैं जो कि हम लेबर लॉ में पढ़ते हैं। एक आता उपदान संदाय अधिनियम 1972, जिसके कोई ग्रेजुएटी वगैरह जो मतलब मामले आते हैं, तो वो इस अधिनियम के तहत आते हैं। जैसे ठेका श्रम अधिनियम हो गया 1970 का है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर होती है, जो कि किसी ठेकेदार द्वारा काम करवाया जाता है। तो उनको क्या है कि अपनी लेबर के बारे में जो भी होगा, उनसे बेनिफिट से संबंधित क्या है कि कितना लेबर काम करे, कितना वेतन दे रहे हैं, कितना क्या है, ये है। और कई किस्म के ऐसे और भी छोटे छोटे माइनर एक्ट हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1948, ये भी है कि जो कि मतलब कारखानों में कोई भी ऐसे बड़े बड़े कारखानों में कोई विवाद हो जाता है, उससे संबंधित अधिनियम है। और एक है कि फैक्ट्री अधिनियम भी है, या साथ फैक्ट्री एक्ट भी है, कि जो फैक्ट्री में जो लोग कारखानों में काम करने वाले हैं, छोटे उद्योगों में काम करने वाले हैं, उनके लिए क्या क्या प्रावधान है, कैसे कैसे क्या होगा। और ये के सारे ये कई किस्म के ऐसे लॉज हैं जो कि हम इसको क्या है कि श्रम कानून में हम इनको पढ़ते हैं। अगर इनका उल्लंघन होता है तो क्या होता है कि मतलब इनको लागू करवाए जाते हैं। और क्या है कि लागू करवाने क्या है कि अगर आपका शारीरिक शोषण होता है तो इस प्रकार से होता है। तो दोस्तों अगर नीचे बात नहीं बनती है तो आप इसका क्या हाई कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। मेरा शोषण हुआ मेरे शरीर का, जो कि मेरे से ज्यादा बड़ा श्रम करवाया गया है, जो आर्टिकल नंबर 23 के तहत आप इसका दावा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा है कि संविधान में क्या है कि इन श्रम कानूनों की कहाँ कहाँ रेलिवेंसी है ना। जो इसकी जो प्रावधान क्या क्या, संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, तो वो क्या है कि ये बताया है हमने। और नंबर 2 बात बताई कि लेबर लॉ क्या होता है और लेबर लॉ में क्या क्या एक्ट पढ़े जाते हैं। लेकिन सब भी एक्टों को हम क्या है कि एक ही बात करते हैं लेबर लॉ, जैसे हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं, जो क्राइम से संबंधित जितने भी एक्ट होते हैं तो हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं। इस प्रकार से हम ये लेबर लॉ की बात करते हैं। दोस्तों किसी का हक मत मारिए, किसी का, जो भी अपने अपने नियम होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे मैंने बताया कि पीपल होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, प्रोसीजर होता है, और क्या है कि लास्ट वन इज कल्चर होता है। दोस्तों जो प्रोसीजर को जब हम छोड़ देते हैं, प्रोसीजर को जब हम फॉलो नहीं करते हैं, जो बनाए गए नियम कानून कायदे होते हैं हम इसको फॉलो नहीं करते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनजस्टिसेबल होता है, जो कि ठीक नहीं हो। तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल नहीं पाता, एक दूसरे से नफरत होती है, और एक दूसरे से क्या है कि कटकटाव मन मुटाव होता है। और क्या है कि जब ये होता है कि जब आप प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या है कि वो ऑर्गेनाइजेशन गिरने की कगार में आ जाएगा, ग्रुप ऑफ पीपल भी गिर जाएंगे और स्ट्रक्चर भी गिर जाएगा। तो वैसे कल्चर कौन फॉलो करेंगे जब क्या करेंगे, जब खत्म ही हो जाएगा। तो दोस्तों इसलिए क्या है कि सतर्क रहिए और सबके अधिकारों को देखें। अपना मत देखें कि मैं ही कमा लूं जितना, सब कुछ मैं ही हूं।